हेलो मेरे दोस्तों। अनंत खन्ना की एज है 28 ईयर्स और वो पिछले 3-4 सालों से शहर की एक बड़ी आईटी फर्म में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम कर रहा है। अब उसे अपनी इनकम में से हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है, ये तो पता है। और वो हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर भी रहा है। कई बार तो वो मार्केट में ट्रेडिंग भी करता है। लेकिन फिर अचानक से कोविड के कारण मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो गया और उसका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 30% लॉस में चला गया। अब इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण अनंत ने डर के मारे अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए और जो लॉस उसे सिर्फ पेपर पर दिख रहा था, यानी नोशनल लॉस, अनंत ने उन इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर परमानेंट लॉस बुक कर दिया, ये सोचकर कि जब मार्केट पूरी तरह से गिरेगा तब वो इन पैसों को दोबारा से इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अनंत ये समझ ही नहीं पाया कि मार्केट कब गिरा और कब दोबारा से बाउंस बैक हुआ। और वो आज भी बस लॉस बुक करके बैठा है और मार्केट के गिरने का इंतजार कर रहा है। अब अनंत ही क्यों, अनंत की ही तरह कई सारे ऐसे नए इन्वेस्टर्स हैं जो ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस ना होने के कारण अपना रिस्क एपेटाइट समझे बिना ही इन्वेस्ट करते हैं, जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। तो अब ऐसे में अनंत की ही तरह एक नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सो फ्रेंड्स, क्या आप एक नए इन्वेस्टर है या फिर एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स है, या फिर आप कई सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब आप बस अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने ही वाले हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, या तो फिर अब आप रिटायरमेंट लेने वाले हैं या फिर रिटायरमेंट ले चुके हैं और आपके पास कुछ लमसम अमाउंट है जो आपको रिटायरमेंट के वक्त मिली है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि आपको उन पैसों को कैसे निवेश करना चाहिए। तो डोंट वरी, ये सारी बातें आज कई सारी शॉर्ट स्टोरीज के साथ इस वीडियो से हम समझेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा आज इस वीडियो से। और इन स्टोरीज से आज कुछ सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड consultation on personal finance. As a new investor, अनंत और उसी की तरह नए इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सीधा स्टॉक्स या अग्रेसिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके शुरू करते हैं। और ऐसा करने का एक मेन रीजन होता है पिछले कुछ सालों का रिटर्न। एक नया इन्वेस्टर रिटर्न्स देखकर एक्साइटेड होता है और अपने पैसे इन्वेस्ट करके जल्दी अमीर बनने के सपने देखता है, लेकिन रिटर्न्स के चक्कर में वो रिस्क को समझना भूल जाता है और जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो डर के मारे जल्दबाजी में लॉस बुक कर देते हैं, अनंत की ही तरह। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है तो आपको एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में निवेश करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करनी चाहिए। इन फंड्स का 65 to 80% अमाउंट इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है और बचा हुआ डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स में निवेश होता है। इन फंड्स में डेट का पोर्शन होने के कारण मार्केट्स के गिरने पर ये एग्रेसिव इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल होते हैं। अनंत को सही नॉलेज और एक्सपीरियंस ना होने के कारण उसने एक काफ़ी अच्छी रकम जो उसे एज अ परफॉर्मेंस बोनस मिली थी, उसने कुछ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में लमसम निवेश की थी, और वो भी उसने अपने फ्रेंड की एडवाइस सुनकर कुछ टेक्नोलॉजी फंड्स और फार्मा फंड्स खरीद लिए थे, ये सोचकर कि ये सेक्टर्स और भी ग्रो होंगे। एंड आई एम श्योर कई सारे नए इन्वेस्टर्स भी यही करते हैं। लेकिन एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मैं यहाँ नए इन्वेस्टर्स को ये समझाना चाहूँगा कि किसी भी वक्त मोटी रकम को इक्विटीज़ में लमसम निवेश नहीं करना चाहिए और उसे
कुछ महीनों में डिवाइड करके निवेश करना चाहिए। और दूसरा, मोमेंटम को चेस नहीं करना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी में निवेश कर देना जस्ट बिकॉज इस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ सालों में। अनंत ने इस सेक्टर में लमसम तब निवेश किया जब यह सेक्टर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका था, और इसीलिए फ्यूचर में और भी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना अनंत के लिए डिसअपॉइंटिंग होगा। अनंत को यह समझना चाहिए कि मार्केट का तो नेचर ही है ऊपर जाना और फिर नीचे गिरना, फिर से ऊपर जाना। तो ऐसे में डर कर बीच में ही पैसे विड्रॉ कर लेना और अपने नोशनल लॉस को परमानेंट लॉस में कन्वर्ट कर देना, ये सही बिहेवियर नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब अनंत जैसे नए इन्वेस्टर्स को किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए ये तो हमने समझ लिया। तो आइए अब समझते हैं रोहित, जिसकी एज 33 इयर्स है और वो एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है। उसके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ ठीक ठाक नॉलेज भी है इन्वेस्टमेंट करने का। तो अब रोहित को क्या करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड्स, अब रोहित की स्टोरी से कुछ सीखे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, वेकेशंस, बच्चों की पढ़ाई, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए फ्यूचर में, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। रोहित की शादी हो चुकी है और उसके अब डिपेंडेंट्स है। वो भी हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ रकम म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। लेकिन वो एक बड़ी गलती कर रहा है। उसे पता ही नहीं है कि उसे उसकी रिटायरमेंट के लिए, अपनी बेटी समायरा की हायर एजुकेशन के लिए और घर खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे फ्यूचर में महंगाई बढ़ने के कारण, और उसे अभी से कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए। इन शॉर्ट, उसे ये लग रहा है कि वो सही चल रहा है, लेकिन असलियत में उसे जितना निवेश करना चाहिए वो उतना निवेश नहीं कर रहा है। रोहित को अपना घर खरीदना है, प्लस वो अब सेकेंड चाइल्ड भी प्लान कर रहा है। उसे हर बरस में एक बार वेकेशन पर भी जाना है और अपनी कार भी अपग्रेड करनी है, और वो इसी इल्यूजन में यानी वहम में है कि वो ये सारा कुछ इजीली अचीव कर लेगा। वो अंडर इन्वेस्टेड है और अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। नो डाउट रोहित को अब मार्केट्स का एक्सपीरियंस भी है और थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, लेकिन रोहित के पास सही फाइनेंशियल प्लान नहीं है। एंड आई एम श्योर अगर आप भी अपने 30s में हैं तो आपको भी यही लग रहा होगा ना कि इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, फिर प्लानिंग की क्या ज़रूरत है। तो ये गलती मत कीजिए रोहित की तरह। रोहित ने अपना सारा पैसा इक्विटीज में ही इन्वेस्ट किया है जस्ट बिकॉज उसे पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन वो ये भूल रहा है दोस्तों कि कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट्स कई सालों तक परफॉर्म नहीं करती और उसे बाकी एसेट्स क्लास में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रीबैलेंस भी करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिट्स में देख उसने जल्दबाजी में प्रॉफिट्स भी बुक कर दी और उसे अब ये इल्यूजन हो रहा है कि ये प्रॉफिट्स उसने अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के टैलेंट की वजह से कमाई है। शायद ये सच भी हो सकता है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि पिछले कुछ महीनों में मार्केट्स ने ओवरऑल ही अच्छा परफॉर्म किया है। रोहित को प्रॉफिट्स बुक करने की जगह अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करवा लेना चाहिए अपने CFP से मिलकर। रोहित टीवी पर आने वाले कुछ लोगों की टिप्स सुनकर रैंडमली कुछ स्टॉक्स भी खरीद रहा है, लेकिन उसे स्टॉक सिलेक्शन का सही नॉलेज नहीं है। सो अगर आप भी पिछले कुछ सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है तो रोहित की ही तरह ये गलतियां मत कीजिए। अब ये तो थी रोहित की कहानी, तो आइए अब समझते हैं नीरज पांडे जी की कहानी से कि एक ऐसे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए जो कई सालों से अपने फाइनेंशियल प्लान को फॉलो कर रहे हैं और अब उनका गोल नजदीक है और उन्हें गोल्स को फुलफिल करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। पांडे जी की बेटी की शादी है अगले 2 सालों में और उन्हें उनकी बेटी की शादी के लिए पैसे विड्रॉ करने हैं। अब उनके CFP ने उन्हें एडवाइस किया है कि उन्हें हर महीने थोड़े पैसे निकालकर अच्छे
शॉर्ट ड्यूरेशन वाले डेट फंड्स में पार्क करने चाहिए, सो दैट शादी के कुछ हफ्तों या महीनों पहले मार्केट गिरे तो उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में ना बेचना पड़े। पांडे जी ये चाहते हैं कि जो पैसे वो निकाल रहे हैं हर महीने, वो उन्हें क्रेडिट रिस्क डेट फंड्स में रखे, क्योंकि इन फंड्स का रिटर्न बाकी डेट फंड्स के कंपैरिजन में अच्छा है। लेकिन उनके सीएफपी को उन्हें समझाना पड़ा कि हर अच्छा रिटर्न देने वाला फंड शॉर्ट टर्म के लिए सेफ नहीं होता और उन्हें किसी ऐसे फंड में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जहां रिटर्न की जगह कैपिटल का प्रोटेक्शन और लिक्विडिटी ज्यादा हो, एज उनकी बेटी की शादी का गोल अभी ज्यादा दूर नहीं है। अब अगर हम बात करें भाटिया जी की, तो उन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट ली है। उनके पास कुछ रकम है जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनके बैंक वालों ने उन्हें एक यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। लेकिन भाटिया जी को पहले तो समझना होगा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है इन पैसों से। क्या वो हर महीने इनकम चाहते हैं या फिर उनकी पेंशन आने वाली है? भाटिया जी को डेफिनेटली यूलिप पॉलिसी में तो पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन सारा पैसा एफडी में भी निवेश नहीं करना चाहिए। उन्हें अपना थोड़ा पैसा अच्छे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में भी निवेश करना चाहिए और थोड़ा पैसा डेट फंड्स में भी निवेश करना चाहिए, जिससे कि उनका टैक्स भी सेव होगा और उनके रिटर्न्स इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे। सो नाउ आई एम श्योर कि आपको अनंत, रोहित, पांडे जी और भाटिया जी की कहानी से कुछ सीखने जरूर मिला, और अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मोटिवेट कीजिए मुझे और भी ऐसे फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाने वाले वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे, और आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा पाओगे और फाइनेंशियली वाइज बन पाओगे। और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।